नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, तो क्यों उस पर कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं, बड़े दुखी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मसीहा नहीं रहा हो। किस तरह का दौर रहा था मुख्तार अंसारी का, और जो लोग आंसू बहा रहे हैं, जो दुख प्रकट कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है, इस पर करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर देश और विदेश में क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है। गिरफ्तार तो हेमंत सोरेन भी हुए थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर कहीं पर इस तरह का कुछ नहीं देखने को मिला। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक कानूनी प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने की कोशिश, और वो भी देश से लेकर विदेश तक, इस पर करेंगे आज की खास चर्चा। और इसके बाद आज की बात में और भी हम कई सवाल जवाब करेंगे आज इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत, सपा और बसपा ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। कृष्णानंद राय के बेटे ने कहा, यह बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद। रमजान के महीने में अल्लाह ने भी किया इंसाफ। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी, न्यायिक जांच के दिए गए आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को भारत ने किया है सुनिश्चित। आयकर विभाग से कांग्रेस को फिर झटका, 1700 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी। 2017-18 से 2020-21 के लिए डिमांड नोटिस। कांग्रेस का आरोप, पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने का प्रयास। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। आरजेडी पूर्णिया और हाजीपुर सहित 26 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस को किशनगंज और पटना साहिब समेत 9 सीटें मिली, तो लेफ्ट के खाते में 5 सीटें। विपक्षी इंडी गठबंधन में तवज्जो नहीं मिलने पर ओवैसी ने बिहार में उतारे 16 उम्मीदवार। महागठबंधन को हो सकता है नुकसान। उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी एआईएमआईएम। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेह की सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने की थी शिकायत। ईडी की हिरासत में केजरीवाल, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद विपक्षी गठबंधन पूरे मामले को राजनीति से जोड़ने की कर रहा है कवायद। उधर जर्मनी और अमेरिका के बाद संयुक्त राष्ट्र की भी भारत के आंतरिक मामले में प्रतिक्रिया देने की कोशिश। लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर यही सब थे चुप। और डीएमके ने की तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का नामांकन रद्द करने की मांग। गलत स्टाम्प पेपर पर नामांकन भरने का आरोप, लेकिन बीजेपी का दावा, अन्नामलाई ने भरे हैं 2 नामांकन पत्र। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की चर्चा कि मुख्तार अंसारी की मौत पर क्यों कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं, क्यों सवाल उठा रहे हैं, इसी पर आज सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो एक था मुख्तार, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मुख्तार अंसारी तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गुरुवार की रात तबीयत बिगड़ने से जेल से अस्पताल लाया गया था मुख्तार अंसारी को। तो दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत, और आज विशेषज्ञों की टीम कर रही है शव का पोस्टमार्टम।
और ये जो पोस्टमार्टम हो रहा है ये परिवार के सामने हो रहा है और शायद आज ही गाजीपुर में उनके पार्थिव शरीर को दफन किया जाएगा। और इस बीच बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायिक जांच के लिए जांच अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया है। लेकिन जरा बैकग्राउंड को समझिए। 70 के दशक में गाजीपुर के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में एंट्री मारी थी। पूर्वांचल का जिला गाजीपुर है और वहीं पर वर्चस्व की लड़ाई में पूर्वांचल में खूनी संघर्ष का यह केंद्र बन गया था। एक दौर में कहा जाता था अफीम, अपराधी और अफसर इन इलाकों से ही निकलता था। तो वो दौर था, वो खौफ था मुख्तार अंसारी का। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर के इलाकाई वर्चस्व पर अपना सिक्का जमाने के लिए मुख्तार अंसारी ने लिया था हत्या और अपराध का सहारा। और इसमें कई वारदातें हुई थी, कई बड़े आरोप लगे थे, कई मामलों में मुकदमा चला था। और इस गैंगवार की पहली भेंट चढ़े थे सच्चिदानंद राय। तो पहली भेंट सच्चिदानंद राय चढ़े थे, लेकिन बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या, बल्कि उस समय कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेता कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या से सुर्खियों में मुख्तार अंसारी आया था। राजनीति में अपराध के गठजोड़ से विधायक भी बन गया और 2005 में मुख्तार ने मऊ में सांप्रदायिक दंगा करवाया था, ऐसा आरोप है। कृष्णानंद राय की हत्या से पूर्वांचल में मुख्तार ने अपनी चुनौती को खत्म कर दिया, यानी कि एक छत्र राज करने लगा। 400 गोलियां चलाकर कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या की थी और राय को तो 67 गोलियां मारी गई थी। आप सोच सकते हैं छलनी कर दिया था, लेकिन राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके मुख्तार हर जांच से बरी होता रहा और इस बीच कई पार्टियों में रहा, सपा बसपा जैसी पार्टियों में। गाजीपुर जेल में लगता था मुख्तार अंसारी का दरबार। पूर्वांचल में अपराध और हत्या का प्लान बनता था और ये जेल के अंदर होता था ये सब कुछ। तो जब अब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई तो कृष्णानंद राय के बेटे ने कहा कि आज बाबा विश्वनाथ ने इंसाफ दिला दिया। वहीं स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी ने कहा, मैं 30 वर्ष से न्याय के लिए प्रार्थना करती थी, आज मिल गया। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हालांकि उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। अव्यवस्था फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि मुख्तार अंसारी का परिवार जो है वो मुख्तार अंसारी को जेल में ही धीमा जहर देने का आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीमार मुख्तार की रिहाई के लिए उस समय तर्क गढ़े जा रहे थे ऐसे आरोप लगा करके? हालांकि इसकी जांच आई थी और जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। आरजेडी, सपा और एआईएमआईएम के नेता सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और दुख प्रकट कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत पर। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को जरा अगर आप याद कीजिए तो एसयूवी गाड़ियों के काफिले का बड़ा शौक था और जब भी मुख्तार अंसारी निकलता था तो दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलता था ये डॉन और दूर से ही लोग सलाम ठोकते थे, ऐसा खौफ था। लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि मौत तो बस अकेली ही ले जाती है और पीछे रह जाता है एक था मुख्तार, क्योंकि काफिला तो यहीं रह जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कई नेता बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच की जानी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल है। राज्य सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। ये अखिलेश यादव सपा प्रमुख। अब जरा बिहार से भी प्रतिक्रिया आई है, उनको भी देखिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा,
यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। लालू यादव के बड़े बेटे भी क्यों पीछे रहते? आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, उन्होंने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। यूपी के पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति दें तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। अब बात कर लेते हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की। उन्होंने अल्लाह से मुख्तार अंसारी को जन्नत अता करने की दुआ मांगी और लिखा, गाजीपुर की आवाम ने अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था, बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज को तवज्जो नहीं दी। इस बीच मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मौत को सुनियोजित हत्या करार दिया है। उनको भी सुन लीजिए। नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। अभी वापस मौत। लेकिन कृष्णानंद राय, जिनकी हत्या की गई थी, उनका परिवार आज राहत महसूस कर रहा है। उनके बेटे पीयूष राय ने कहा कि भगवान के दरबार में देर तो है, लेकिन अंधेर नहीं। रमजान के महीने में अल्लाह ने नेक काम किया है। बाबा गोरखनाथ का भी ये आशीर्वाद है। आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है। और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल में जो डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने स्पष्ट किया कि मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्व डीएसपी का सनसनीखेज दावा सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मुलायम सरकार हर कीमत पर उसको बचाना चाहती थी और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। उनको भी सुनिए। बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कुछ नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही नहीं चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। ये जो आप सुन रहे थे, ये वो शैलेंद्र सिंह हैं जिनकी करियर को बर्बाद कर दिया गया था। और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि किस तरह उस समय की सपा सरकार ने उनके करियर को और पूरे सिस्टम को ख़राब कर दिया था। कैसा था वो दौर। लेकिन उसके बावजूद आज अगर कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं तो मकसद क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश मिश्र जी, जो कि वहाँ पर तैनात भी रह चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। और मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूं, इससे ठीक पहले आपके ही एक साथी की बात को सुनवा रहा था कि कैसा था वो दौर। आप भी, क्योंकि वो वहां पर आप तैनात रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी ज़रूर उस दौर के बारे में थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, मैं मऊ में 2008 से लेकर 2000 तक तैनात था जी, बतौर एसपी के पद पर जी। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तार अंसारी सदर से विधायक थे,
आश्चर्य की बात ये थी कि इनके नेटवर्क पे ज्यादातर जो शूटर्स थे इनके वो सब नॉन मुस्लिम, और आए दिन इधर वार्तालाप करते रहते थे। जब उनका शिकंजा कसना शुरू किया, शिकंजा कसते थे, ये हुआ कि एक सीवान जिला है बराबर में बलिया लगा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां से ये नारकोटिक्स का और ये पे करेंसी का धंधा होता था, और इसमें इनके गुर्गे लिखते थे। तो जब उनको भेजना शुरू किया, एनए से लगना शुरू हुआ उनके ऊपर, तो कुछ हल्ला सा मचा, और लगाम प्रति उससे एक्टिविटीज तो इनकी बंद हुई, निष्क्रियता हुई मऊ में। लेकिन ये कहा जाने लगा कि भाई अपना सेंटर चेंज करो, केंद्र बदलो, और मऊ से गाजीपुर शिफ्ट जाओ, बनारस शिफ्ट हो जाओ, इस तरह की बातें सामने लगी। लोकनेता का इनका पैमाना ये था कि इनको जबरदस्त कम्युनिटी सपोर्ट था, क्योंकि ज्यादातर मौके पर सुनकर सब लोग हैं, और बहुत विकसित जिला नहीं है उत्तर प्रदेश का। और जहां से ये विधायक थे उस पूरे, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ हो, चाहे आजमगढ़ हो, बलिया हो, तो लगा हुआ था इस पर ये पूर्व उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा इलाका कह सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, और वहां इतना वर्चस्व था, और लोग महेश जी, लेकिन महेश जी, मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि मऊ का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि मुख्तार अंसारी चाहे मऊ के जेल में रहा हो, चाहे गाजीपुर के जेल में रहा हो, या फिर पंजाब में रोपड़ के जेल में रहा हो, हर जगह पर हमने देखा कि मुख्तार अंसारी जो हैं वो बड़े ठाठ से रहे बिल्कुल, और हमेशा राजनीतिक संरक्षण उनको मिलता रहा। राजनीतिक संरक्षण पूरा था। जब इनके गुर्गों पर लगाम कसना शुरू हुआ, तो इनका भाई जो अफजल अंसारी, वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का दबाव बता रहा था। तो हमसे कहा गया कि जरा हल्का हाथ रखिए, आपने कुछ ज्यादा पेच चलती है इनके, तो जरा हल्का हाथ रखिए, क्योंकि इनकी लॉयल्टी शिफ्ट हो रही है जी। तो मुझे बड़ा अजीब, सुनने मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एक पुलिस के उच्च अधिकारी से, मतलब एक शीर्ष बैठे हुए अधिकारी सुनने को मिला ये सब चीजें। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई अपराधी और राजनीति का गठजोड़ भी देखना हो, शानदार गठजोड़, बिल्कुल बिल्कुल, वो मुख्तार अंसारी वही चेहरा था जिसमें कि साफ तौर पर दिखता था। बहुत बहुत शुक्रिया महेश मिश्र जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और उस दौर के बारे में जानकारी देने के लिए। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि मुख्तार अंसारी वो चेहरा था जहां पर कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ था। और आप देख लें कि आज की तारीख में जो उसकी मौत पर आंसू बहा रहे हैं ना, ये कुल मिलाकर वही लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण दिया था। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और मुख्तार अंसारी की जो खबर है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा को और बढ़ाते हैं। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी ब्यूरो चीफ हैं उत्तर प्रदेश में दैनिक भास्कर की। बहुत बहुत स्वागत विजय उपाध्याय जी इस चर्चा में। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा को जरा बढ़ाते हैं। पहले मैं जरा एक अपडेट आशुतोष से ले लेता हूं, फिर आएंगे विजय जी के पास। आशुतोष, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं आशुतोष, मांग के बाद बांदा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जाकर फिर भी इस मामले पर लगता है कि राजनीति है कि रुक नहीं रही। देखिए लालचंद, जिस तरीके से किसी कैदी की अगर जो है हिरासत में कैद में मौत होती है तो उसकी न्यायिक जांच स्वतः जो है की जाती है कि आखिर कौन से कारण थे कि जिसके कारण जो है कैदी की मौत हुई है। और रहा विपक्ष के जो है विधवा विलाप का, तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है, इतनी देर से आप चर्चा कर रहे हैं, साफ तौर पर यह मालूम है कि 4 दशकों तक राजनीतिक संरक्षण, राजनीति और अपराध का जो गठजोड़ था, जिसमें माफिया और डांड बन करके मुख्तार अंसारी फला और फूला, तो निश्चित रूप से उन लोगों को जरूर कष्ट होगा जिनको राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाता था या मसल पावर से या मनी पावर से, उन दलों को जरूर इस बात की तकलीफ होगी। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो 2 क्षेत्रीय दल थे हैं,
बहुजन समाजवादी पार्टी ने बयान भी दिया है, उसने बड़ा अफसोस व्यक्त किया है, AIM के नेता ने भी किया है। तो निश्चित रूप से ये सारा एक नैरेटिव सेट करने की जो है कोशिश है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, हम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसमें उसको एक मसीहा के तौर पर प्रदर्शित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जनता है वो सब कुछ जानती है, किस तरह से वो कोयले की बेईमानी करता था, किस तरह से रुंगटा को उठा करके रंगदारी की वसूली के लिए मार देता है, किस तरह से कृष्णानंद राय और उनके साथी 6 साथियों पर 400 गोलियां चलाता है। निश्चित रूप से ये सारी कहानी लोग जानते हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण ऐसा था। आपने पुलिस अफसर के भी बाइट सुनाई सलेम सिंह की, किस तरह से मुख्तार अंसारी और मुलायम अगर कहें तो राजनीति और अपराध के गठजोड़ में उनको जो है अपनी नौकरी तक छोड़ देनी पड़ती है। आज जब वो स्वतः किसी कारण से हार्ट अटैक होने के कारण अगर मर जाते हैं तो उसमें भी जो है राजनीति खोजने की कोशिश की जा रही है। लालचंद आपको बता दें कि संरक्षण ऐसा था कि पिछले 7 सालों में जब तक योगी सरकार नहीं थी 65 मामले मुख्तार अंसारी पे दर्ज थे। 61 साल के मुख्तार अंसारी पर 65 मामले अपहरण, हत्या, रंगदारी, उम्र से ज्यादा मामले दर्ज थे, लेकिन कोई कन्विक्शन नहीं था, कहीं कोई पैरवी नहीं थी। 7 सालों में अभियोजन पक्ष ने जब मुकदमा उसका तेजी पकड़ाया तब अदालतों ने सुना और उसके बाद 2 मामलों में उसको जो है आजीवन कारावास हुआ और अन्य मामलों में भी आजीवन कारावास या जो भी संबंधित सजाएं होती वो मिलने वाली थी। लेकिन सबसे हास्यास्पद तब लगता है कि जब कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, उनके भाई की जो है हत्या की गई, उसमें कन्विक्ट हुआ मुख्तार अंसारी, बावजूद उसके कांग्रेस बोलने के लिए नहीं तैयार है और खुद अजय राय भी नहीं बोलने के लिए तैयार है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई तो उस पर भी वो आंसू बहाना चाहते हैं, जबकि पूरी तरह से गवाही दिया उन्होंने, सब कुछ किया। तो ये पूरी तरह से विपक्ष का एक सेट मामला है, कारण उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, चुनाव सर पर है, न उसके पास डेवलपमेंट का मुद्दा है, न उसके पास जो है कहीं न कहीं सिक्योरिटी का मुद्दा है, न लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। तो एक ऐसे मामले को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें उसको माइलेज मिल सके और सबके पीछे एक आशुतोष लौटता हूं, विजय जी के पास मुझे जाना है। एक वर्ग विशेष का बताया जा रहा है जिससे कि उस वर्ग विशेष का लाभ उसको मिल सके। ठीक, विजय जी जो बात अभी आशुतोष बता रहे थे, कृष्णानंद राय, अजय राय के भाई, कांग्रेस के नेता, उनकी हत्या की गई थी और पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौर में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश से बुलाकर और वहां पर ठाठ बाट दिया गया पंजाब के रोपड़ के जेल में। ये क्या कनेक्शन था विजय जी? मतलब मुख्तार अंसारी चाहे मऊ में रहे, चाहे गाजीपुर में रहे, चाहे रोपड़ में रहे, हर जगह दरबार लगाता था। देखिए, मुख्तार अंसारी की फैमिली बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली रही है। कांग्रेस से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, कहा जाए उनका डीएनए कांग्रेस से था। लेकिन जिस इलाके में मुख्तार ने पॉलिटिक्स की और क्राइम किया, ये कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों का गढ़ था। मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये पूरा इलाका कम्युनिस्टों सोशलिस्टों का गढ़ रहा है। मुख्तार ने जो हत्याएं की उसमें सच्चिदानंद राय की हत्या से उन्होंने शुरुआत करी थी। ये 1986 की बात है और लगातार इसके बाद देखिए 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हो गया और गठबंधन की सरकारों ने माफियाओं को खूब खाद पानी दिया। उस समय की बीजेपी भी अछूती नहीं है, सब खाद पानी दे के इनको मजबूती दी उन लोगों ने। 87 में जिस समय रुंगटा व्यापारी जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी थे, उनका अपहरण करवाया मुख्तार ने और उनकी हत्या हुई। उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की साझा सरकार चल रही थी, लेकिन मुख्तार का बाल बांका नहीं हो पाया क्योंकि गठबंधन की सरकार थी और तमाम विधायक ऐसे थे जो मुख्तार के बड़े वेलविशर थे और वो चाहते थे, और काफी माफिया उस समय विधायक थे। तो लेकिन योगी सरकार ने पूरा न्याय किया है, ये तो कहा जा सकता है। नहीं, देखिए, योगी सरकार ने न्याय किया, इसमें दो राय नहीं है। और 2017 के बाद तो उत्तर प्रदेश का सीन बदल गया। सीन इसलिए भी बदला कि बहुमत की सरकार लगातार 2 बार बनी। देखिए, शुरुआत तो सपा सरकार ने भी माफियाओं पे लगाम लगाने की थी और सपा सरकार ने उस समय दूरी बनाई थी। भले मुलायम सिंह ने मदद की थी, लेकिन अखिलेश जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने दूरी बना लिया था मुख्तार और अफजाल वगैरह से। बसपा इनके साथ तब खड़ी हो गई। लेकिन ये जो कार्रवाइयां हुई हैं, इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे मुख्तार किस तरह क्राइम करता था, वो पहले जेल चला जाता था, फिर जिसकी हत्या कराना होता था हत्या करा देता था सेट करके, फिर अगर कोई गवाह बचता था गवाह को मार देता था। उसके बाद कोर्ट से पुलिस की पूरी चार्जशीट चेंज कराता था और राजनीतिक संरक्षण तो मिलता ही था।
कोई सबूत नहीं। नहीं, ब्यूरोक्रेसी इसमें बिल्कुल बेदाग नहीं है। ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें। जहां राजनीतिक संरक्षण नहीं था वहां ब्यूरोक्रेसी का संरक्षण होता था। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, दरअसल जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब राजनेता अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई है, उसके बाद से तस्वीर चेंज हुई है। पिछले साल योगी सरकार ने 66 माफियाओं की लिस्ट जारी की थी। उसमें से 20 माफिया जमानत पे बाहर हैं, 40 जेल के अंदर हैं और कई तो जेल के अंदर मारे गए, जिसमें मुन्ना बजरंगी मारा गया, उसका जिक्र मुख्तार अक्सर किया करते थे। जिसमें अभी देखिए जीवा और ये तो कस्टडी में मार दिए गए, वो दूसरे अपराधियों ने उनको मार दिया। और बांदा जेल, चित्रकूट जेल में भी 2 क्रिमिनल मारे गए थे। तो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से माफिया उन्मूलन की कार्रवाई चल रही है और ये एक बेहतर है। कम से कम उत्तर प्रदेश में शांति अगर चाहिए तो सभी के लिए बेहतर होगा। सही बात है। और ऐसे में अगर इस तरह की एक मौत हुई है, हालांकि न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन उस पर जो हमारे आशुतोष संवाददाता आशुतोष ने कहा ना कि विधवा विलाप की कोई मतलब नहीं है, विधवा विलाप की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय उपाध्याय जी जुड़ने के लिए, और आशुतोष आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर क्या देश विदेश में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है क्या, और क्या एक अदालती मुद्दे, कानूनी मुद्दे को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। इस पर खास चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि किस तरह एक कानूनी मामला जो है अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का, उसको क्या क्या रंग देने की कोशिश हो रही है देश विदेश में। तो दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है और अदालत ने अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी। ईडी की रिमांड बढ़ा दी गई है। गुरुवार को कोर्ट ने ईडी रिमांड 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी, लेकिन सियासी संग्राम है कि लगातार जारी है। तो ये सियासी संग्राम जो है, इसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी कूद पड़ी हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक कैंपेन लॉन्च की है, और इस कैंपेन में क्या कहा गया है? अरविंद केजरीवाल की तुलना फ्रीडम फाइटर से करते हुए केजरीवाल को आशीर्वाद, इस नाम का अभियान चला दिया है। तो केजरीवाल के बड़े खुलासे करने के दावे के साथ आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को साजिश बताने की कोशिश की है कि ईडी तो हमें परेशान कर रही है, साजिश कर रही है। तो परसेप्शन बनाने की इस लड़ाई में केजरीवाल की गिरफ्तारी को सियासी मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश में विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया है, और इसके साथ केजरीवाल के भ्रष्टाचार के साथ उसको जोड़ दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को। जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बिल्कुल अलग है और शराब घोटाला बिल्कुल अलग। 31 मार्च को कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने संयुक्त रूप से रैली का आयोजन किया है दिल्ली में, जिसमें कि ये सभी एक साथ मंच पर आएंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इंडी गठबंधन के सभी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा इसी रैली में जोर शोर से उठाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को विपक्षी गठबंधन अपना पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश कर रहा है शायद।
हेमंत सोरेन में ये ऐसा कोई चेहरा इन लोगों को नजर नहीं आया। लोकतंत्र के आसन्न तथाकथित खतरे को लेकर गठबंधन ने इसे विपक्ष की आवाज बंद करने का आरोप लगाया है। और इन सब के बीच इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से नोटिस भेजा है और वो नोटिस हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की याचिका को खारिज करते हुए कार्रवाई को सही माना था। ये भी बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि जो कुछ राशि फ्रीज की गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको हाई कोर्ट ने सही माना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगा दिया। और आरोप लगाते हुए राहुल गांधी तो यहां तक दावा कर गए कि अब तो पार्टी के पास ट्रेन टिकट तक करवाने का भी पैसा नहीं है, हम ट्रेन टिकट तक नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी चार्टर्ड प्लेन से प्रचार कर रहे हैं, ये हम सब ने देखा है। कांग्रेस की ये चिंता अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी बन गई हैं। देश विदेश में भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया गया, लेकिन कोर्ट के फैसले को सब लोग नजरअंदाज करके नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। ऐसा ही नैरेटिव केजरीवाल के मुद्दे पर देख लीजिए। जर्मनी, अमेरिका के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रतिक्रिया दे दी, यानी कि माईवे और हाईवे का असर हुआ है। ये केजरीवाल का रास्ता था। अब तक दर्जनों मंत्री और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की कार्रवाई में जेल जा चुके हैं। और बात अभी की नहीं है, मोदी सरकार से पहले भी तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई में सीएम को इस्तीफा देना पड़ा है। याद कीजिए लालू प्रसाद यादव को। लेकिन सियासत ऐसी कि आज जांच एजेंसियों की कार्रवाई और कोर्ट के आदेश के बावजूद खुद को पाक साफ बताने की सियासत भी लगातार जारी है और नैरेटिव को बेचा जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया और एक नए अभियान केजरीवाल को आशीर्वाद की घोषणा की। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊँगी और उन्हें मैसेज देने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अरविंद जी को मैसेज ज़रूर भेजें। और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मालेना ने ईडी द्वारा केजरीवाल के फोन का पासवर्ड मांगने पर कहा कि यह पासवर्ड ईडी को नहीं बल्कि भाजपा को चाहिए, क्योंकि आगामी चुनाव के लिए भाजपा आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति जानना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन से ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन को देखकर जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सीटों में, पंजाब की सीटों में, गुजरात की सीटों में, असम की सीटों में क्या चुनावी स्ट्रैटेजी है। वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है वहां पे सर्वे क्या कह रहे हैं। वो जानना चाहती है कि जो इंडिया अलायंस ने देश भर में चुनावी सर्वे करवाए हैं वो सर्वे क्या कह रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। और भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी मालेना को जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल डरे हुए हैं, इसीलिए मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। आतिशी जी, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने पुराने फोन बता दिए कि मुझे पता ही नहीं कहाँ है। बताइए, को मुख्यमंत्री ऐसे बोलता है मुझे पता ही नहीं मेरे मोबाइल फोन कहाँ है, और नए का मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। क्या छुपाने को है? क्यों डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल? इसलिए क्योंकि शराब घोटाले के दौरान जो उन्होंने गलत काम और पैसे का लेन देन किया, और अब जब ईडी उनको सम्मन कर रही थी, कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रही थी, उन लोगों से वो बातचीत कर रहे थे, उन लोगों को मैसेज दे रहे थे, डॉक्यूमेंट नष्ट करने का उनको काम कह दे रहे थे, और उनको कहां मोबाइल छुपाने यह भी बता रहे थे, और पैसे जिन जिन लोगों के पास गए थे उनको कैसे वहां से हटने को कह रही है। सारे सबूत जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के मोबाइल में हैं।
बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं दे रहे हैं पासवर्ड, लेकिन क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले पर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ साथ में रंजीत मिश्र जी जो कि हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत रंजीत जी, सिद्धार्थ जी, आप दोनों के पास आऊँ उससे पहले ज़रा मैं विनोद जी के ज़रिए इसको विस्तार देता हूँ। विनोद जी, आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी रणनीति थी जिसका पासवर्ड देने पर खुलासा हो जाएगा, कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, जो कि अगर पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी जान जाएगी तो उनका वो तोड़ निकाल लेगी और आम आदमी पार्टी की चुनौती को खत्म कर देगी। लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं, जो आपकी रिपोर्ट में बता रहे थे कि माई वे और द हाईवे, तो ये माई वे और हाईवे का जो ये मामला है कि आप सीधे सीधे देखिए कि अगर ये सारे कोर्ट की प्रक्रिया, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी प्रक्रिया, वो सारी प्रक्रियाएं जब माई वे की बात आती है तो अगर उनके फेवर में नहीं है तो वो सारी चीज़ें हाईवे हो जाती हैं। और इस चीज़ को आप देखिए कि आपको हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया को क्यों जेल में हैं, अगर इसकी बात अगर हम सिर्फ एक शब्द में एक लाइन में कहें तो जब वो सारे शराब घोटाले में जो आबकारी नीति की बात हुई थी जिस समय में, और साउथ कनेक्शन इसमें ढूंढा गया था, वो सारे कनेक्शंस की बात जब ईडी उनके सामने में रखा तो 32 मोबाइल फ़ोनों की बात थी उसमें, और सारे फ़ोन गायब हो गए। केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल नहीं मिल रहा है। अब अगर ये आतिशी का जो अभी का आर्गुमेंट है, अगर वो जिस तरह से एक मंत्री हैं दिल्ली सरकार की, वो कह रहे हैं कि मंत्री का आप एक आरोप है आप पे, और उस आरोप के लिए अगर आपका मोबाइल फ़ोन और डिजिटल आपके पासवर्ड मांगे जा रहे हैं तो आप कहोगे कि आप इसको भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे, इसलिए नहीं देंगे। एक ये बचकानी और इस चीज़ को बताने की कि आप कोर्ट की प्रक्रिया को, आप सारी न्यायिक प्रक्रिया को, आप संवैधानिक संस्थाओं को धता बताते हुए सिर्फ आप अपने मन का फैसला चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही दुनिया माने, तो कम से कम ये कानून की नज़र में, या आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड में कभी सही नहीं होता। लेकिन सबसे दुखद पहलू तो ये है, जब आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो इस परसेप्शन की सियासत में कैसे इलेक्शन के टाइम में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है करप्शन को लेके, तो उनके पास सामने में एक सवाल है कि 1-1.5 महीना पहले इसी करप्शन के चार्ज में ईडी ने हेमंत सोरेन को भी, वो सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। क्या एक भी धरना रांची में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है? वो महागठबंधन की उनकी सरकार थी। तो आज केजरीवाल के लिए आज बीजेपी के मुख्यालय पे आप धरना दे रहे हैं कि दुनिया को बताने के लिए कि ये सारे कुछ बीजेपी की साजिश है। आप 31 मार्च को एक बड़ी रैली का इंतजाम ये कर रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से कि एक बड़ी रैली होगी जिसमें हम सरकार को बेनकाब करेंगे। ये सरकार कहाँ है? अगर लोग पूछे इसमें कि ईडी की कार्रवाई है, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के इसमें ऑर्डर है, और उसके बावजूद अगर आप पार्टी को ला रहे हैं तो लोग ये बात जान रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये मामला सियासी है। आपका चाहे आप धरना दीजिए, चाहे आप बड़ी रैली कीजिए। बिल्कुल। और एक सवाल और उठता है जो कि मैं सीधे पहले प्रोफेसर रंजीत मिश्र जी के पास ही जाऊंगा, बाद में सिद्धार्थ जी के पास आऊंगा। प्रोफेसर रंजीत मिश्र जी, एक तो पहले कांग्रेस पार्टी के नेता ने शराब घोटाले में आगे बढ़कर शिकायत दर्ज करवा दी, अब आप सुनीता केजरीवाल जी के आह्वान पर दुआ, आशीर्वाद सब कुछ केजरीवाल जी को दे रहे हैं। बेचारे हेमंत सोरेन का क्या कसूर है, उनको क्यों नहीं ऐसा आशीर्वाद दिया प्रोफेसर रंजीत मिश्र जी? लालचंद जी, पहले तो आप लोग मुकदमा भी दायर कर देते हैं और उसका निर्णय भी सुना देते हैं, तो ये तो आप लोगों का एक तरीका है। वकालत का पूरा मैदान खुला हुआ है सर। ऐसा है लालचंद जी, सबसे पहले तो आप निर्णय सुना के और विपक्ष को ऐसा कटघरे में खड़ा करते हैं जैसे लगता है कि विपक्ष से खराब तस्वीर किसी की हो नहीं सकती, क्योंकि सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछने का साहस नहीं जुटा पाते। अभी पूछेंगे, आपको पहले मौका दे दिया है हमने। नहीं, मैं तो शुभकामना देता हूं कि आप लोगों को यह भी साहस हो कि कभी सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछें। आप जितने सवाल उठाएंगे सारे सवाल ट्रांसफर करूंगा सिद्धार्थ के ऊपर, आप उठाइए तो सही। जी लालचंद जी, ये देखिए कि 96% मुकदमे विपक्षी दल के नेताओं पर हो रहे हैं, 96% कार्रवाई विपक्षी दल के नेताओं पर हो रहा है, और इसका जो कन्विक्शन रेट है वो ओनली 0.4% है। तो इसका मतलब कि बिना सबूत के प्रताड़ित करने की ये योजना चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात कि बड़े बड़े नेता
जो आज भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खुद से दोषी करार देते रहे, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की बात कही जाती रही, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा को पुरस्कृत करके इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार, उसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए और कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला एक व्यक्ति ने किया है, जिसकी पार्टी है नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी, और अगले दिन उनको उप मुख्यमंत्री में बना दिया। प्रोफेसर मिश्र जी, मिनिस्ट्री की चाबी पकड़ा दी। प्रोफेसर मिश्र जी, मेरी गारंटी, मेरा वादा, ये सारे सवाल सिद्धार्थ से पूछूंगा। अब मेरे सवाल पर आ जाइए कि आम शराब घोटाले में कांग्रेस पार्टी ने पहले शिकायत दर्ज कराई, अब आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ही आशीर्वाद हेमंत सोरेन को क्यों नहीं मिला? देखिए, हेमंत सोरेन जी के साथ भी पूरा विपक्ष और पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा रहा, क्योंकि इन लोगों ने एक तरह से एक्सटॉर्नर डायरेक्टरेट बना दिया है, जिससे एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया, आपने देखा होगा कि ऐसी अनगिनत कंपनियां अब बताई जा चुकी है जिनके ऊपर आज रेड होता है और 10 दिन के अंदर वो करोड़ों में बॉन्ड खरीद लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं। तो ऐसे कई आपके नाम सामने नाम आ चुके हैं, 41 कंपनियों के, अलग अलग कंपनियों के, जिसमें आज ये रेड करवाते हैं और अगले दिन इनको चंदा मिल जाता है। एक और मुद्दा आपने जोड़ा, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने एक और मुद्दा जोड़ा, मैं जरूर ये भी मैं सिद्धार्थ से पूछूंगा, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उस समय ये शिकायत दर्ज की थी और कांग्रेस पार्टी एक सतर्क विपक्ष के रूप में शिकायत दर्ज की थी। आज भी मैं ये कहता हूं कि ये जो नोटबंदी और इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। इसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। यह भी कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे बड़े 2 घोटाले जो हैं, नोटबंदी और इलेक्टोरल बॉन्ड, इसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं लौटता हूं आपके पास, और मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है, जरूर जाइए, दरवाजा खुला हुआ है अदालत का, बड़े बड़े वकील हैं आपके पास, आपकी पार्टी से भी जुड़े हुए, जरूर जाइए। सिद्धार्थ, ये तमाम बातें जो अभी प्रोफेसर मिश्र उठा रहे थे, पहले तो इसका जवाब दे दीजिए, और साथ में मेरी तरफ से एक सवाल कि आपको लगता है क्या कि देश और दुनिया में कुल मिलाकर के केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? कुछ देशों की प्रतिक्रिया आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में छप रहे हैं। निश्चित रूप से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। अगर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश ना होती तो उनका इस्तीफा ना देना, ये जो एक नई परंपरा उन्होंने शुरू करी, ऐसा वो नहीं करते। मतलब वो तो लालू जी से भी एक कदम आगे चले गए। लालू जी 97 में गए थे, मुख्यमंत्री थे, उनको जेल देखना पड़ा था, तब हमारी कोई सरकार नहीं थी। ताजा उदाहरण हेमंत सोरेन का भी ले लीजिए, है कि और बिल्कुल शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, अनेक उदाहरण रहे, पर सब लोगों ने पहले इस्तीफा दिया और फिर वो जेलों में गए। पर ये जो तगमा अपने सर पे लेना चाहते थे कि पहला मुख्यमंत्री जो जेल जा रहा है, ये पहले नहीं है, ये पहले वो मुख्यमंत्री हैं जो इस्तीफा नहीं देना चाहते। ये पहले वो मुख्यमंत्री हैं जो देश की राजधानी को कॉन्स्टिट्यूशनल लैप्स में डालना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जिनको अपने 63 विधायकों में से कोई भी ऐसा कॉम्पिटेंट नहीं लगता जो पीछे से सवाल पाए, जो कोर्ट में जाकर के, लाल सिंह जी, कोर्ट में जाकर के कोई बात नहीं बोलते, पर प्रवक्ता टीवियों पे आकर के सारी बात बोलते हैं। ये नए आरोपी हैं। अरे इतने बड़े बड़ी बात अगर आप कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको तो फंसाया जा रहा है और ऐसा होता है और वैसा होता है, आप कोर्ट में जाकर के क्यों नहीं बोलते? आपके गोवा के विधायकों ने, वहां के प्रत्याशियों ने, आप कहा, स्टेटमेंट दी ऑन रिकॉर्ड कि हमको पैसा दिया गया। ठीक है, आप जो प्रोफेसर मिश्रा ने सवाल उठाए उस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, प्रोफेसर मिश्रा की तो कुछ मजबूरियां हैं और कांग्रेस पार्टी की भी कुछ मजबूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा एक जिसको कहते हैं ना सुबह शाम रटने वाली एक मशीन इन लोगों ने अपने पास रख ली है। सुबह उठते हैं, उसका मशीन, उसका बटन दबाते हैं, हर मामले से आपको लगता है कि जोड़ देते हैं, और हर कुछ आप पूछिए कुछ भी, अभी जवाब उसका यही आएगा। पर कभी भी अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखते कि जो आपको चंदा मिला था, फिर वो कौन सी उगाही से मिला था, या जो टीएमसी एक राज्य में सरकार चला रही है, लगभग 2000 करोड़ ले गई, वो कौन सी उगाही से लेकर के गई? अरे हमारी तो प्रेजेंस है देश भर में, हम तो 17 राज्यों में सरकार वाली पार्टी थे, हम देश भर में सरकार वाली पार्टी थे, 303 सांसद वाली पार्टी थी, और ये
ये तो वो व्यवस्था है लाल सिंह जी जिसकी जानकारी आ तो पाई। बिल्कुल, उसके पहले की व्यवस्था में तो जानकारी ही नहीं थी कौन किसको कितना दे रहा है। आपके समय में सत्ता में रहते हुए 60 साल कितने करोड़ों अरबों खरबों रुपए कैश में, आ रहा हूं प्रोफेसर व्हाइट मनी नहीं ब्लैक मनी में आप लेते रहे और उसकी एक जानकारी देश के सामने नहीं आई और आप इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और मैं बिल्कुल सहमत हूं, बड़े बड़े वकील हैं। मैं अब आज कहता हूं, आप जिस वकील को कहेंगे कि मैंने इसीलिए तो सलाह दी कि भाई जाइए आप। हाँ ठीक है। मैं तो लाल सिंह जी एक बात आगे बढ़ा के कहता हूं, आपके बड़े बड़े वकील हैं, बड़ी बड़ी उनकी फीस है, आप चेक ले जाइए, हमसे ले जाइए, हम दे देते हैं। अगर वो साबित कर देंगे तो चेक हमारा जमा कर दीजिएगा, पर अगर कोर्ट से हार करके आएंगे तो दुगना लौटा दीजिएगा। मैं इस पर प्रोफेसर मिश्र जी से जरूर प्रतिक्रिया लूंगा, वो और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं वो बोलेंगे। पहले विनोद मिश्र जी से बात को आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि इसमें जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को जोड़ करके बाकी चीजों को, प्रोफेसर मिश्रा ने कई चीजों को जोड़ा, कहीं ना कहीं जो केजरीवाल वाला पूरा मामला है इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है विपक्ष के द्वारा। अब देखिए, सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, इस्तीफा दे नहीं रहे हैं और उल्टा जो है वो राजनीति की जा रही है इस पर। लाल जी, प्रोफेसर रंजीत जी का जवाब तो सिद्धार्थ जी देंगे और वो कॉम्पिटेंट हैं, बिल्कुल प्रवक्ता अपने आप में उनका जवाब देने के लिए। और दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप का वो अपना जवाब देंगे। लेकिन इन्होंने जो सबसे पहले मीडिया पे ही एक तरह से नसीहत दी है, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूँगा कि वो आते ही जो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और जिसको कल आप ये देखिए कि 600 से ज़्यादा एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के CJI को चिट्ठी लिखी, न्यायपालिका पर दबाव। सही बात। ये चीज़ें, ये इन बातों को समझना चाहिए कि आपको हम एक डिस्कशन के लिए इस मंच पे बोला, हम लोगों ने आपके साथ कोशिश की है और हम ही लोगों को आप नसीहत दे रहे हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है। तो ये जो आप बाहम ओढ़ने वाला जो टैक्टिस है, वो माई वे और द हाईवे का जो आपने बना हुआ है कि सिर्फ आपके नज़र से होनी चाहिए। सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, जो आपके आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कांग्रेस के बड़े लीडर का, रंजीत जी आप उसमें शायद होंगे भी, कि आप इनकम टैक्स ने आपको नोटिस दिया है और इनकम टैक्स के नोटिस तब दिया है जब माननीय हाईकोर्ट ने आपके याचिका को खारिज किया है जी। आपको हाईकोर्ट से नसीहत मिली थी कि आप इतने दिन कहाँ थे, क्या आप सोए हुए थे, और आप नैरेटिव आज बनाने के लिए आ रहे हैं कि हमारा खाता, हमारा अकाउंट सारा फ्रीज कर दिया गया है। आपकी बात अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से आता है कि इलेक्शन के समय में कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो ये जो आप नसीहत देते हैं और ये जो नैरेटिव बनाते हैं, इस देश में कानून है, इस देश में विधान है, ये भी लोग देख रहे हैं। तो ये इस बात का है कि सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, हमसे ज्यादा सिद्धार्थ जी इस बात बेहतर जवाब देंगे, लेकिन सवाल है कि अमित शाह ने तो ये चीज सार्वजनिक रूप से पूछा है कि 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर 6,000 बीजेपी को मिले हैं तो 14,000 करोड़ रुपया कहाँ है? और जो आपको मिला है 1,400 करोड़ का रुपया का जो बजट आपका बॉन्ड मिला है, क्या आप उसको अपने सार्वजनिक करने का हिम्मत करेंगे? सही बात है, ये सवाल है। का सार्वजनिक करिए और देखिए बीजेपी को खुद मजबूर होनी पड़ेगी। तो ये नैरेटिव जब आप लाते हैं लोगों के सामने में, जो केजरीवाल ला रहे हैं, तो सिर्फ परसेप्शन की सियासत होती है। मौलिक जो मुद्दे हैं इलेक्शन में, ये कहीं से मुद्दे खो गए हैं। इस बात को हम लोग आपको याद दिला रहे हैं। बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा, आप बताएं और ये भी बताइएगा कि भाई पहले आप प्रक्रिया का पालन नहीं करते, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कार्रवाई करता है तो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में आपकी बात वहाँ चलती नहीं, आपको राहत नहीं मिलती और उसके बाद फिर से आप वही बात लेकर आते हैं और बाकी बातें भी आप जो कहना चाहते हैं कहिए। देखिए विनोद जी, अभी भी जिस चश्मे से देख रहे हैं ना, उसमें सत्ता पक्ष की तरफ वो देखेंगे नहीं, देखेंगे हमारे तरफ ही। लेकिन वो कोई बात नहीं, हमें तो उसका अभ्यास हो गया है लालचंद जी, कि वो हमसे ही सवाल पूछेंगे, सत्ता पक्ष से नहीं पूछेंगे। सिद्धार्थ जी से आपने सीधे सवाल पूछे, एक का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो जवाब दे भी नहीं सकते क्योंकि आप पूछ लीजिए, सीधे आप पूछ लो। वो देखिए वो कह रहे हैं कि आप सीधे पूछ लीजिए, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं सीधे पूछ लीजिए मुझे। हाँ, 60% हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा आया वो भारतीय जनता पार्टी को आया। और ये कह रहे थे इन्होंने आंकड़े दे दिए। भाई साहब, आपने आंकड़े नहीं दिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कान खींचकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो आंकड़े निकलवाए। आपको ध्यान होगा कि बार बार उनको सुनवाई करनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि आप डाटा छुड़ा नहीं सकते, आप इस तरह से छुपाइए नहीं। तो आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे केंद्र सरकार छुपाना चाहती थी? इसका जवाब लेना चाहिए आपको सिद्धार्थ जी नहीं से। तो आप जब कह रहे हैं कि एसबीआई से कहा, एसबीआई का मतलब ये हुआ, तो आप ही के शब्दों का अगर इस्तेमाल करें तो फिर उसमें कान भी तो एसबीआई का खींचा नहीं, इसमें फिर इनको क्यों हम बीच में ले आए, है ना? इनको इसलिए बीच में लाते लालचंद्र जी कि ये लोग वही लोग हैं जो दावा करते थे कि विदेशों में जो स्विस धन
चला गया है स्विस बैंक में, सिद्धार्थ, हम उस काले धन को भी हाँ, भारत सिद्धार्थ जवाब, सिद्धार्थ का और जवाब। काला धन तो भारत लाए नहीं, इनके यार दोस्त सिद्धार्थ का जवाब। अब मिश्रा जी सुन लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे जवाब नहीं मिला आपको आपकी बात का। वो बोल रहे हैं कि मैं पूरा जवाब देने तैयार हूँ, सुन लीजिए अब उनको। मैं तो कह रहा हूँ एक एक करके पूछे ताकि आप कह ही ना पाएंगे आपको जवाब नहीं मिला। सिद्धार्थ जी बोलिए। बात पूरी कर लूं। ठीक, देखिए पहले मिश्रा जी एक आप फिर पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे देता हूँ, एक एक करके जवाब दे देता हूँ। अच्छा एक सवाल और ले लेते हैं मिश्रा जी का, उसके बाद जवाब दीजिए। हाँ बोलिए प्रोफेसर। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग ये दावा करके आए थे कि स्विस बैंक में जो काला धन चला गया है, ठीक है, मुद्दा आ गया उसको समझ। ये लाएंगे, ठीक। और नतीजा क्या हुआ कि अब सिद्धार्थ जी का जवाब। सफेद धन भी इनके यार दोस्त लेके चले गए ठीक बाहर। है, ठीक है, सिद्धार्थ जी जवाब, सिद्धार्थ जी जवाब। ये आंकड़ों को छुपाने में, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, के आंकड़े थे उनको छुपाने में। ठीक है, आप सुन लीजिए, बोलिए सिद्धार्थ। पहली बात तो आपको बड़ी चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला, होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा ही तो आग्रह कर रहा हूं कि चिंता करिए, 14,000 करोड़ हमको छोड़ करके भी मिला है, उसकी भी तो चिंता करिए। कहीं जाकर के वहां भी तो पूछिए कि किन को मिला, किस दौरान में मिला। नंबर 1 डोनर, लॉटरी किंग के नंबर 1 डोनर ने 540 करोड़ टीएमसी को दिए, और उसके बाद फिर डीएमके को भी 504 करोड़ डीएमके को दिए, हमको नहीं दिए 504 करोड़। वो नंबर 1 के डोनर हैं। और जिन 2 नामों को आप ढूंढने के लिए निकले थे उस लिस्ट में, वो नाम तो उसमें आए नहीं। तभी तो एक खिंच पैदा हुई। आप तो निकले थे कि हम 1 साल से 2 साल से बोल रहे हैं ये तो अंबानी अंडानी की सरकार है, और वो नाम उसमें आए नहीं। वहां से समस्या शुरू हुई है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला कि नाम छुपाने की क्या बात थी, क्या डर था। जब इस कानून को लाया गया था तब वित्त मंत्री ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि इसमें हम नामों की गोपनीयता को इसलिए रख रहे हैं ताकि कोई विपक्षी दल भी अगर किसी से पैसा लेता है तो उसको ये गल को ना लगे कि सत्ता पक्ष वेंडेटा से उन पैसा देने वालों पर कभी भी कोई एक्शन ले सकता है। और हंसते हुए तब अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था कि पहली बार सत्ता पक्ष चिंता कर रहा है कि विपक्ष को भी पैसा कैसे मिलेगा। ये बात कही गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये व्यवस्था में और पारदर्शिता होनी चाहिए, हमने उसको स्वीकारा। हम कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट व्यवस्था भी लानी चाहिए, पर कभी देश को यह भी बताएंगे कि आपके समय में कैसे होता था। और वही उसी के कारण तो आईटी का झेल रहे हैं। कितना कैश जमा किया आपने अपने अकाउंट में, अगर वो नहीं किया होता तो आज आपको ये हाईकोर्ट, ये आईटी, ये सब नहीं झेलना पड़ता। 500 करोड़ रुपए आपने कैश में जमा करे अपने अकाउंटों में, उसकी भी चिंता करिए, तब आपको सारे फिलहाल समय की कमी है, हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रंजीत मिश्र जुड़ने के लिए, सिद्धार्थ आपका भी, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस वक्त में आप बात करेंगे कि क्या ओवैसी विपक्षी गठबंधन का खेल बिगाड़ रहे हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन में तवज्जो नहीं मिलने पर ओवैसी ने बिहार में 16 उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। पहले 11 का किया था, पहले 11 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था, 5 और बढ़ा दिया, यानी कि कुल 16 सीटों पर। तो बिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM के लड़ने से महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। और सिर्फ बिहार की बात ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है AIMIM। सपा द्वारा मुरादाबाद में ST हसन का टिकट काटने पर ओवैसी ने निशाना साधा, और ओवैसी ने सपा के फैसले पर कहा कि ये पार्टियां तो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म कर रही हैं। इस बीच बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर काफी उठापटक के बाद आखिरकार सहमति बन गई। सहमति के मुताबिक आरजेडी पूर्णिया और हाजीपुर सहित 26 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस को किशनगंज और पटना साहिब सहित 9 सीटें मिली हैं, लेफ्ट को 5।
लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए अभी भी आरजेडी और कांग्रेस के पप्पू यादव के बीच तकरार जारी है। लेकिन कांग्रेस ने पप्पू यादव की पूर्णिया से दावेदारी पर चुप्पी साध रखी है। तो बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसमें आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और वाम दल 5 पर। तो आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने बताया कि बिहार में सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की। गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। पटना से सलमान हैदर और दिल्ली से राजेश राज दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले पटना चलता हूं सीधे सलमान जी के पास। सलमान साहब, आखिरकार सहमति बन गई, लेकिन लगता है पूर्णिया पर कांग्रेस चुप है। पूर्णिया पर कांग्रेस भी चुप है और आरजेडी ने तो खैर अपनी, इसे कहते हैं, राजनीतिक दबंगई दिखाई है। और बिहार में आरजेडी के का वर्चस्व महागठबंधन में दिख रहा है। जैसे हम कहें कि इंडी गठबंधन तो एज सच यहाँ के लिए सही नहीं है, क्योंकि आरजेडी ही आरजेडी है। तो इस तरह से वो जो आपने कहा कि पप्पू यादव वाला मामला, वो बड़ा अभी सख्त है। 1-2 सीटों पर अब कांग्रेस अपना क्लेम कर रही थी, उसको भी आरजेडी ने नहीं माना है, जैसे सुपौल वगैरह में। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब केवल ये देखना है कि आगे मतलब चुनाव सकुशल संपन्न होते हैं, महागठबंधन जो है वो कर पाता है या बीच में ही कोई फिर तकरार होती है। बिल्कुल। आज बड़ी गहमा गहमी रही है जो ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 12 बजे, तो उसमें भी काफी गहमा गहमी रही। और बाद में लोगों ने पूर्णिया में पप्पू यादव से पूछा भी, तो उन्होंने भी कहने से इनकार कर दिया। शायद उनको इंतजार है कि कांग्रेस इंटरवीन करेगी। अब देखना पड़ेगा कि क्या पत्ते खोलती है कांग्रेस और पप्पू यादव। लेकिन राजेश, इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार अपने दायरे को बढ़ा रही है। पहले 11 बोला, अब 5 और जोड़ दिए, तो खेल खराब होगा कहीं ना कहीं। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव पर अगर एक नज़र डालें तो जो कोसी सीमांचल का जो इलाका है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, ये जो तमाम इलाके थे, इस इलाके को ओवैसी ने अपनी गढ़ जो है गढ़ के रूप में चिन्हित किया था। और आपको याद होगा कि तस्लीमुद्दीन जो कभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे 2004 यूपीए 1 की सरकार में, उनके बेटे जो शाहनवाज हैं वो आरजेडी की टिकट पर जोकीहाट से चुनाव जीते थे। लेकिन बाद में जब उनके बड़े भाई सरफराज को लालू प्रसाद ने आरजेडी का टिकट दे दिया, तो वो ओवैसी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरे और किला फतह भी कर लिया। और सिर्फ शाहनवाज नहीं बल्कि 5 अन्य विधायकों ने भी ओवैसी की टिकट पर चुनाव जीते। हालांकि बाद में आरजेडी में इन तमाम लोगों का विलय हो गया, शाहनवाज मंत्री बना दिए गए। तो इस सफलता से उत्साहित कहीं ना कहीं ओवैसी जो है अपना पांव पसारना चाहते हैं। और हमने देखा कि गोपालगंज में जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में भी ओवैसी की पार्टी का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक रहा था। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण या हम कहें कि उसमें काट छांट के भरोसे ओवैसी तेजी से उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में पांव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम ओवैसी को बताती है। और कई बार वो आरोप रहता है कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में ओवैसी को बिहार की जनता किस तरीके से, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओवैसी की पार्टी के मन में वो घाव है कि किस तरह उनके 5 एमएलए को आरजेडी ने तोड़ लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। और सलमान सर, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। और आज के इस वक्त में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। क्या बोले भारत के इस खास एपिसोड में चांदनी चौक की यात्रा करेंगे, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। इस चुनाव के मौसम में लोग क्या पॉलिटिकल गपशप करते हैं। कोई ना कोई आए जो दिल्ली को और ज्यादा मतलब एक होता है बेहतर से बेहतर बना सके। हम नेता वो चुनना चाहते हैं जो हर काम अपना ईमानदारी से करे। केजरीवाल साहब का टीम है जो वो इंडी गठबंधन एक बनाए हैं और उनको जो है ना सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। यहाँ का पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली के लोग नेता ऐसे
चुनना चाहते हैं जो काम अच्छा करें। बेरोजगारी का जो मुद्दा है और जो अदर जो ऐसे जो बिल्कुल मुद्दे होने चाहिए वो सारे धूमिल हो गए हैं। एजुकेशन हमारे देश में बिल्कुल कम दर है। जिस दिन शिक्षा फ्री हो जाएगी उस दिन देश में महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और इस पे अभी बीजेपी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही। हमारे साथ प्रेम चोपड़ा जी हैं। भारतीय सिनेमा में एक विलन का स्वरूप किस तरह से हो सकता है वो आपने पेश किया। जब मैं भी हीरो ही बनने आया था, जो बहुत बड़ी कामयाब हुई उसमें मेरे नेगेटिव रोल थे। एक टाइप लग जाती थी उन दिनों में, हीरो है, हीरोइन है और ये विलन है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो हीरो हैं वो भी नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रहे हैं। लोगों के ओपिनियन जो है डिफरेंट हो गई। दे बिकम मोर एमेंसिपेटेड, दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग the roles in people who do